आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज यह सामान्य मनोविज्ञान की 5वीं क्लास और सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की विधियों की यह दूसरी क्लास है। इससे पहले की वीडियो में हमने मनोविज्ञान की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन किया है, जो कि हैं प्रेक्षण विधि एवं अंतःनिरीक्षण विधि। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले की वीडियो न देखी हो वह पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम अपनी तीसरी महत्वपूर्ण विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रयोगात्मक विधि में मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि इसका जो आधार होता है वह प्रयोग होता है। एक्सपेरिमेंट इज द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रयोज्यकर्ता जो प्रयोग कर रहा है वह एक प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को जानने की कोशिश की जाती है। ठीक, अब इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें कारण एवं प्रभाव का अध्ययन बताया गया। इसमें अगला पॉइंट बताया गया कि प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत हम कारण एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कोई भी घटना घट रही है, कोई भी घटना घट रही है या कोई भी व्यवहार हो रहा है, तो उस व्यवहार के पीछे क्या कारण था और उस व्यवहार का फिर क्या प्रभाव होगा या उस घटना का क्या प्रभाव होगा, इन दोनों चीजों का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक विधि का मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि कॉज एंड इफेक्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वह कौन सी विधि है जिसमें कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वह कौन सी विधि है जिसमें हम कारण और प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वह है प्रयोगात्मक विधि। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि जिसके द्वारा प्रयोग हो रहा है उसे हम प्रयोगकर्ता कहते हैं, और जिसके ऊपर प्रयोग हो रहा है उसे हम प्रयोज्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रयोज्य, जिसके ऊपर प्रयोग हो रहा है, और जो प्रयोग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रयोगकर्ता। उसे हम प्रयोगकर्ता कहते हैं। ठीक, तो प्रयोग में क्या होता है कि नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का या किसी घटना का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स में जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट है, वह है आपका मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है उसका? मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट। इस प्रैक्टिकल के द्वारा अधिगम का स्थानांतरण, जैसा कि मैंने बताया, देखा जाता है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए कि अगर आप एक हाथ से राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट हैंड से लिखते हैं तो अधिगम स्थानांतरण की जो परिभाषा है या जो सिद्धांत है उसके अनुसार यह माना जाता है कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप की जो एक क्वालिटी है लिखने की वो लेफ्ट हैंड में भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है,
अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से भी आप लिख सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि आप राइट हैंड से आप पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक, तो आप राइट हैंड से बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड से आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप बहुत धीरे लिख पाएंगे, अक्षर सही से नहीं बनेंगे, बट अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत लिख ले जाएंगे। तो यही इसमें देखा जाता है कि प्रैक्टिस करने पर क्या होता है कि जो भी क्वालिटीज है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो रही हैं। इसमें अब ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक व्यक्ति है, वह एक उपकरण के सामने बैठा हुआ है। उस उपकरण का नाम मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट है, मिरर ड्राइंग apparatus जिसे कहते हैं है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको 3 चीजें दिख रही होंगी। एक तो व्यक्ति के सामने एक मिरर दिख रहा होगा, उसके मिरर के जस्ट पहले एक पैड दिख रहा होगा आपको, जिस पैड के द्वारा नीचे एक अन्य आकृति बनी हुई है जो कि स्टार की आकृति है, वो ढकी हुई है। मतलब व्यक्ति को वो स्टार की आकृति नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो पैड से ढका हुआ है, ठीक। और जो स्टार है, उस स्टार का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो कहां पर दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को? वो शीशे में दिखाई दे रहा है, मिरर में दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या रहता है। अब इसमें जो प्रयोज्य होता है उसे यह निर्देश दिया जाता है कि आपको जो नीचे स्टार बना हुआ है उसको वहां से नहीं देखना है, उसको आपको देखना है मिरर में। और मिरर में देखते हुए आपको उस स्टार, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक स्टार है, तो उस जो व्यक्ति है या जो प्रयोज्य है उससे यह निर्देश दिया जाता है कि आपको उस स्टार को मिरर में देखना है, मिरर में उसकी प्रतिबिंब को देखना है। और उसकी प्रतिबिंब में देखते हुए यहाँ पर इसमें लिखा होता है स्टार्ट पॉइंट और इधर होता है एंड पॉइंट। मतलब यहाँ से उसको स्टार्ट करना है और फिर जो उसके हाथ में स्टाइलस है या जो पेन कह सकते हैं, उसको बिना इसकी दीवारों को टच किए हुए, बिना इधर टच किए बीच से ले जाके यहाँ से इधर वापस एंड पॉइंट तक लाना है, ठीक। लेकिन कहां पर देखते हुए? मिरर में देखते हुए, ना कि नीचे देखते हुए। फिर ये पहले वो लेफ्ट हैंड से कितनी बार करेगा? 3 टाइम लेफ्ट हैंड से करेगा। फिर उसके बाद 3 बार वो राइट हैंड से करेगा और फिर 3 बार वो लेफ्ट हैंड से करेगा। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं कि उसमें कितना सुधार हुआ है। ये चीज आप करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको पता चलेगा। तो इसके द्वारा क्या देखा जाता है कि उसके जो लेफ्ट हैंड, जो उसकी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है या अधिगम का जो स्थानांतरण है, उसका लेवल क्या रहा, इस चीज का इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर बात आई नियंत्रित परिस्थितियों को देखने की। तो जो नियंत्रित परिस्थितियों की बात की गई, जैसे ये प्रयोग है, तो प्रेक्षण विधि में क्या था कि हम कहीं भी प्रयोग कर लेते थे। कहीं भी व्यक्ति खेल रहा है वहीं पे देख लिया उसके व्यवहार को, या वह घर पे है वहां पे देख लिया, स्कूल में है वहां पे देख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर उस पर्सन को या उस प्रयोज्य को लैब में लाया गया। लैब में लाए जाने के बाद उसको बिठाया गया, वहां की जो एटमॉस्फेयर है उसको नियंत्रित किया गया। मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा ठंडी हो, और उसके साथ साथ उस पर्सन को निर्देश भी दिया गया। उस पर्सन को उस प्रयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई कि यह इस प्रकार का प्रयोग है, इसमें आपको इस तरीके से कार्य करना है और इसके परिणाम को गोपनीय रखा जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं। देन इसके बाद वह व्यक्ति उस प्रयोग में भाग ले रहा है और उस प्रयोग को कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर नियंत्रित परिस्थितियों के वर्ड को यूज किया गया। यहाँ पर हम सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं, ठीक। प्रयोगकर्ता सारी चीजों को नियंत्रित करके तब प्रयोग करता है। इतना समझ में आया? अब हम आगे आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें बताया गया कि 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। मतलब
इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रयोग के अंतर्गत या प्रयोगात्मक विधि में हम दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आया होगा कि चर क्या होते हैं। मतलब संबंध तो ज्ञात करेंगे, वो तो बात की बात है, बट पहले ये तो बात जाने कि चर क्या होता है। तो चर, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और हिंदी में इसको एक अन्य वर्ड से भी जानते हैं, वो है आपका परिवर्त। वो आप परिवर्त के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चर क्या होता है? चर कोई घटना हो सकती है, कोई गुण हो सकता है, जिसका मान परिवर्तनशील होता है तथा जिसे मापा भी जा सकता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक, अब हम चर के प्रकार को देखते हैं कि चर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका स्वतंत्र चर, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र चर, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता के द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है और जिसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही देखिए। अब दूसरा है आपका आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आश्रित चर क्या होता है? तो आश्रित चर वह चर है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। मतलब जिसके ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं। समझ में आया? स्वतंत्र चर क्या था? जो आश्रित चर पर प्रभाव डालता है और जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ कर सकता है। आश्रित चर क्या है? कि आश्रित चर वह है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसमें हम कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, लास्ट है आपका बाह्य चर या एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक, बाह्य चर क्या होता है? बाह्य चर ऐसा चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करता है। मतलब वो नहीं चाहता है कि उसके एक्सपेरिमेंट में बाह्य चर इन्वॉल्व हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। समझ रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन हुआ? स्वतंत्र चर कौन हुआ? मैं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र चर की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि स्वतंत्र चर वह चर है जिसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? प्रभाव मेरा पड़ रहा है या प्रभाव जो टीचर है उसका पड़ रहा है। किसके ऊपर? आपके ऊपर। कैसे? क्योंकि आपके नॉलेज में वृद्धि हो रही है, आप कुछ चीजों को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, यानी मैं हुआ स्वतंत्र चर और आप हुए आश्रित चर। समझ में आया इतना? स्वतंत्र चर मैं हुआ क्योंकि मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और आश्रित चर आप इसलिए हुए क्योंकि आपके ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब इसमें एक अन्य पॉइंट की बात की गई कि स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अब स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कैसे? मतलब मैं चाहूं तो कुछ नॉलेज ना बताऊं आपको, थोड़ी सी बातें बताऊं या और डिटेल में बता दूं। मतलब मैं कुछ बढ़ा भी सकता हूं और कुछ घटा भी सकता हूं। ठीक, इसलिए कहा गया कि स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ संभव है। आश्रित चर क्या है? उसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वही चीज तो आप ले रहे हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं लास्ट चर की, जो है आपका बाह्य चर। अब बाह्य चर क्या है? तो आपको अभी बीच में इसमें एक आवाज सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। जैसे मैं तो बोल ही रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक आवाज और भी सुनाई दे रही होगी। वो आवाज इसलिए सुनाई दे रही क्योंकि बगल में
रामायण हो रहा है तो वहां की आवाज इधर आ रही है। तो ये क्या है, हम नहीं चाहते कि वो आवाज इधर आए, लेकिन फिर भी वो आवाज इधर आ रही है। वो क्या कर रही है, वो बाहर से आवाज इधर आ रही है, यानी वो बाह्यचर है। मतलब अभी यहाँ पर कौन है, अभी मैं हूं और आप है, ठीक। और हमारे बीच में, मतलब मैं स्वतंत्र हो गया, आप आश्रित चर हो गए, लेकिन हमारे बीच में एक बाह्यचर बार बार इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी आवाज बार बार हमारे बीच में आ रही है, तो क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो आवाज हमें डिस्टर्ब कर रही है, और वह एक प्रकार का बाह्यचर है। तो मैंने बताया था कि बाह्यचर को प्रयोगकर्ता क्या करता है, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी जो आवाज आ रही है वो इस यहां पर ना आए, और हम अच्छे से एक दूसरे की बात, मतलब हम अच्छे से चीजों को कर पाए। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो, और आप अच्छे से उस चीज को समझ पाए। लेकिन अगर अभी आवाज बहुत ज्यादा आने लगे और आपको समझ में ही ना आए चीजें, तो क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया कि बाह्यचर का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, बाह्यचर का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा प्रयोग प्रभावित होगा। मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग बार बार वहां पे चला जाएगा, और या फिर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं पड़ेगा, मेरी से ज्यादा उधर की आवाज सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको तीनों चीजें कि स्वतंत्र चर में क्या होता है। स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और इसका प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। आश्रित चर जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसमें हम कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। बाह्यचर जिसे प्रयोज्यकर्ता हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि उसके एक्सपेरिमेंट पर बाहर की चीजों का प्रभाव कम से कम पड़े, और जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है वो एकदम शुद्ध हो, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट हो। समझ में आ रही चीजें। एक अन्य एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने पहुंचे और पेपर आया और आप एग्जाम दे रहे हैं, और आप पढ़ के गए हैं, एकदम अच्छे से आपको नॉलेज है, आप पेपर में पढ़ के गए हैं। ये बहिरंग चर को एक बार, या एक्सटर्नल वेरिएबल है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम में पढ़ के गए हैं बहुत ज्यादा, एकदम सब कुछ, जितने क्वेश्चन आए सब आपको आते हैं, एकदम 100% आते हैं। आपने लिखना स्टार्ट किया, बगल में क्या हुआ, तुरंत टीचर आपस में बात करने लगे, या कहीं बगल से बारात निकलने लगी, अब खूब तेज शोर शराबा होने लगा। आप सोच रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट प्रभावित हो गया। ऐसा नहीं था कि आपको नॉलेज नहीं था, आपको नॉलेज पूरा था, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट प्रभावित हो गया। किसकी वजह से, एक्सटर्नल वेरिएबल की वजह से। तो आपके नॉलेज का पता नहीं चल पाया, ये कह सकते हैं कि प्रयोग यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज थी बट आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। किसकी वजह से, बाह्यचर की वजह से। इसीलिए किसी भी प्रयोग में प्रयोगकर्ता हमेशा बाह्यचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड की। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने बैठकर, किसी विशेष उद्देश्य के लिए आमने सामने, जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए। अब वह उद्देश्य क्या हो सकता है, वह उद्देश्य हो सकता है कि कोई जो एक पर्सन है वह अपनी जॉब का इंटरव्यू देने आया हो, उसको जॉब चाहिए, जॉब के लिए उसने अप्लाई किया हो, और उस जॉब में एक कंडीशन ये है कि आप एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो वह व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है, यह विशेष उद्देश्य है, इंटरव्यू देने आया है, और उसके बाद जो इंटरव्यू ले रहा है वह उससे प्रश्न पूछ रहा है। अगर वह उसके प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो उसे इंटरव्यू में पास माना जाएगा और उसे जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या था कि विशेष उद्देश्य के लिए दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वह
दूसरे व्यक्ति से जो इंटरव्यू देने आया है उससे प्रश्न पूछ रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है वह उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। ठीक, समझ में आया ये चीजें। जो पहली परिभाषा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य मान लीजिए जॉब हो गया के लिए आमने सामने की गई बातचीत या सूचनाओं के आदान प्रदान को साक्षात्कार कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं एवं उसके उत्तर शाब्दिक रूप से दिए जाते हैं। अब साक्षात्कार में वही चीज है, जो इंटरव्यू ले रहा है प्रश्न पूछ रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो उसके उत्तर दे रहा है उन प्रश्नों के। यहाँ पर एक पॉइंट ये देखिए, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि आमने सामने लिखा है कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां ये हैं कि कोरोना की वजह से जो आमने सामने न बैठकर, फिजिकल रूप में आमने सामने न बैठकर, कई बार इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग पे हो रहे हैं कि दोनों आमने सामने तो हैं लेकिन रियल में फिजिकल रूप में ना बैठे होकर वर्चुअल रूप से आमने सामने हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू या किसी अन्य माध्यम के थ्रू आमने सामने बैठकर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार विधि के प्रकार के बारे में कि इंटरव्यू की कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप्स बताए गए हैं। पहला है आपका संचरित साक्षात्कार या फॉर्मल इंटरव्यू और दूसरा है आपका असंचरित साक्षात्कार या इनफॉर्मल इंटरव्यू। अब संचरित साक्षात्कार में क्या क्या होता है कि संचरित साक्षात्कार में प्रश्नों का जो प्रारूप रहता है वो पहले से ही निर्धारित रहता है कि पहले नंबर पर ऐसा ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखें कि उसमें संचरित में क्या होता है, पहले से ही निर्धारित होता है कि मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आया कि आपका नेम बताइए। इसमें जो साक्षात्कार ले रहा है वह पहले से ही निर्धारित करके रखता है कि मुझे पहले ये क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए पहले नंबर पे उसने नेम पूछा, दूसरे पे उसने पूछ लिया कि आपका एड्रेस, तीसरे में उसने एजुकेशन पूछा, चौथे में उसका इंटरेस्ट पूछा। मतलब वो पहले से ही इनको नोट करके रखा हुआ है, अपने पास पहले से ही नोट करके रखा हुआ है कि पहले मुझे नेम पूछना है, फिर मुझे उसका एड्रेस पूछना है, फिर मुझे उसका एजुकेशन पूछना है, फिर मुझे उसका इंटरेस्ट पूछना है। ठीक, अब हम बात करते हैं असंचरित या इनफॉर्मल इंटरव्यू की। तो असंचरित साक्षात्कार में क्या होता है कि कोई सेट पैटर्न नहीं रहता है प्रश्नों का, कोई पहले से पूर्व निर्धारित प्रश्न उसमें नहीं दिए रहते हैं। कई बार जो साक्षात्कार करता है वह जो साक्षात्कार दे रहा है व्यक्ति उसके उत्तरों में से ही नया प्रश्न तैयार कर देता है और कई बार वह उनसे हटके कहीं अदर से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब समझ रहे हैं कि उसका कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है प्रश्न, या तो उसके उत्तर में से ही नया प्रश्न तैयार हो जाता है और या कई बार वो कहीं से भी किसी और फील्ड से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मैं आप इंटरव्यू दे रहे हैं और मैंने आपसे पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपने बताया कि मेरा साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, एजुकेशन है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि साइकोलॉजी के फादर कौन है। तो ये क्या हुआ कि आपने जो आंसर दिया उसी में से मैंने नया क्वेश्चन तैयार कर लिया। एक तो हो गया कि उसी में से तैयार कर लिया कि मैंने पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि साइकोलॉजी के फादर किसे कहते हैं। ठीक, या दूसरा ये हो सकता है कि आपने बताया कि मेरे एजुकेशन है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन क्या पूछने रहा हूँ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है या आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं। तो ये क्या हो गया, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। ये आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और एकदम डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वही चीज है कि असंचरित साक्षात्कार में कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। इसमें प्रश्न उसके उत्तर से भी निकल के आ जाते हैं और कई बार कहीं अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आया आप लोग को। तो आज की क्लास में इतना ही और हम नेक्स्ट क्लास में जो बची हुई 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।